अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो एक इंट्रोडक्शन होगा लिमिट्स का। ठीक है। सो अभी से आप समझ ले कि अब हमारी शुरुआत हो रही है कैलकुलस को सही तरीके से समझने। इससे पहले हमने कुछ कोर टॉपिक्स यानी कि बेसिक फाउंडेशनल टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो कि ज़रूरी होते हैं कैलकुलस को समझने की। अब से हम सही तरीके से आगाज़ कर रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल हमारी बिगिनिंग हो रही है कैलकुलस को सही तरीके से समझने की। सो हमारा टॉपिक जो है वो है लिमिट्स। तो सबसे पहले ये है कि हम लिमिट्स क्यों हमें जानने की ज़रूरत है कैलकुलस में। ठीक है। तो बेसिकली कैलकुलस जो है, ठीक है, इसकी जो इन्वेंशन हुई थी ना, वो हमें बहुत से ऐसे टू बिग प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, हमें दो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है। और उनके सॉल्यूशन के लिए हमें कैलकुलस की ज़रूरत पड़ गई थी। वो दो प्रॉब्लम्स क्या थे? वो एक थी टेंजेंट प्रॉब्लम और दूसरी थी एरिया प्रॉब्लम। और ये जो दो प्रॉब्लम थे वो जो हमारे कर्व ग्राफ बनते हैं ना, ठीक है, जो हमारे एक्स वाई प्लेन में कर्व ग्राफ बन रहे थे, तो उन कर्व ग्राफ के लिए जो उनका जो स्लोप था ना, तो यानी कि हमें मतलब कि टेंजेंट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कर्व ग्राफ की जो स्लोप थे ना, एक सिंगल पॉइंट में ना हमें वो मालूम करने में ना दिक्कत हो रही थी, मसला हो रहा था। और उसी तरीके से कर्व ग्राफ के अंदर जो एरिया बनता था ना, तो वो एरिया भी हम सही तरीके से हमें मालूम नहीं हो रहा था। ठीक है। तो ये दो बिग प्रॉब्लम थे। ठीक है। और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी थी वो थी लिमिट की। ठीक है। और जो कि कैलकुलस में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो अब ये दो प्रॉब्लम जो है टेंजेंट प्रॉब्लम और एरिया प्रॉब्लम प्रॉब्लम इसको भी थोड़ा डीपली देख लेते हैं यहाँ। ओके। अब हम देख लेते हैं एरिया प्रॉब्लम हमारी क्या है। ठीक है। सो एरिया प्रॉब्लम जो हम हमारा ये जो कर्व ग्राफ आता है, ठीक है, वो बेसिकली इंटीग्रल कैलकुलस जो है उसका एक हिस्सा है। ठीक है। अब इसमें एक सिचुएशन मैंने आपको दी हुई है। फर्ज करें अगर आपका जो एक कर्व ग्राफ बन रहा है, ठीक है, और उसका जो फंक्शन है वो ये है आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि आपका एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स उसका एक कर्व ग्राफ बन रहा है। ठीक है। और आप जो है उस कर्व ग्राफ में कुछ दो पॉइंट्स हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे एक है x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। अब इनके दरमियान यानी कि यहाँ पे आपने ये जो एरिया बन रहा है, ठीक है, इसको आपने मालूम करना है, इस एरिया को आपने मालूम करना। ये काम आसान होता अगर ये जो है आपका फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो एक रेक्टेंगल वाला ग्राफ बनाता या फिर ट्रायंगल वाला ग्राफ बनाता। ठीक है। आपको फार्मूलाज उनके पता है एरिया मालूम करने के। लेकिन कर्व्स का जो सिचुएशन होती है ना, ये थोड़ी ट्रिकी होती है। ठीक है। तो इनमें आप क्या करते हो कि आप जो है वो ये जो एरिया है, ठीक है, इनको आप चॉप कर लेते हो। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हो के रेक्टेंगल्स वाले। ठीक है। इस एरिया के और जो है उन वो जो छोटे छोटे टुकड़े आपने बनाए, ठीक है, उनको आप आपस में ऐड कर लेते हो और ऐसे आपको एक उनका एरिया जो है कर्व्स का मिल जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि जो आप छोटे छोटे पीसेस करते हो ना ये इस एरिया के, तो हो सकता है कि वो जो रेक्टेंगल आपने ये जो छोटे-छोटे बनाए हैं, वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है। कोई पता नहीं है कि कितनी तादाद बनेगी उन रेक्टेंगल्स की। क्योंकि ये सिंपली अगर आप ऐसे देखें तो रेक्टेंगल जो है, ठीक है, उसका कुछ-कुछ हिस्सा जो है अगर आप ऐसे पूरा एरिया को कवर भी कर लो रेक्टेंगल बना के, तो आप देखोगे कि हर जगह पे रेक्टेंगल जो है वो सही नहीं बन रहे। लाइक कहीं पे कोई ना कोई एरिया जो है वो ऊपर जो है वो टच पूरा नहीं हो रहा। ठीक है। तो एक हमारे पास ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन हमें ये मिला कि हमें जो एरिया है, ठीक है, उनके छोटे-छोटे बिल्कुल छोटे-छोटे रेक्टेंगल्स स्किनी रेक्टेंगल्स बनाएँगे और उनको ऐड करेंगे तो हमें उस एरिया का वो जो एक पार्ट है, उसका एरिया जो है कर्व ग्राफ का वो हम मालूम कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये होती है कि वो जो हम पीसेस बनाते हैं वो शायद इनफाइनाइट भी हो जाएँ। ठीक है। हमें पता नहीं है कितने इन रेक्टेंगल्स हमने बना लिए हैं। ठीक है। तो ये जो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स जो बनेंगे इनको हम हैंडल कैसे करते हैं, इनके लिए हम फिर लिमिट्स जो है, ठीक है,
उसको यूज़ करते हैं। लिमिट्स के थ्रू हम ये जो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स जो है इनको हम हैंडल कर सकते हैं कैलकुलस में, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली एक फाउंडेशन भी है इंटीग्रल कैलकुलस जो है ना उसका, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारी दूसरी प्रॉब्लम की, जो कि टेंजेंट प्रॉब्लम, ठीक है। इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो है बेसिकली ये कैलकुलस के डिफरेंशियल कैलकुलस जो है उसका एक हिस्सा है, ठीक है। और उसमें हम इसको बेसिकली देखते हैं। अब ज्योमेट्री जो है, ठीक है, उसमें आपको क्या पता है कि जो टेंजेंट जो है द सर्कल की, वो बेसिकली एक लाइन होती है जो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे टच कर रही होती है, ठीक है, सर्कल को। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इसके एक ही पॉइंट पे ये लाइन जो टच कर रही है इसको हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो दूसरे हमारे पास कर्व होते हैं, जैसे साइडवेज कर्व, जैसे ये हो गया, ठीक है, एक ये हमारा दूसरा कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट टचिंग वंस इज नॉट इनफ, ठीक है। एक ही बार टच जो है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे आप देख रहे हो साइडवेज, तो टेंजेंट लाइन तो ये है ना कि वो सिंगल पॉइंट पे ऐसे टच करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो थोड़ा उसके अंदर ही जा रही है, ठीक है। सो ये काफ़ी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए समटाइम्स द लाइन टचेस वंस बट इजंट रियली टेंजेंट। जैसे ये आप देख रहे हो, ये एक ही बार टच तो कर रही है इसको, लेकिन ये साइडवेज पैराबोला है, लेकिन ये वाकई में टेंजेंट नहीं है, क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन तो ये है ना कि एक सिंगल पॉइंट पे टच करे और ऐसे उसके अंदर ना जाए लाइन के, बस उसको टच करे। लेकिन ये तो बिल्कुल उसके अंदर घुसी हुई है। और कभी कभी जो है वो टेंजेंट लाइन जो है एक से ज़्यादा बार भी टच कर लेती है। जैसे यहाँ पे ये कर्व ग्राफ आप देख रहे हो, यहाँ पे भी टच किया है और यहाँ पे भी टच हो रही है, ठीक हो गया। सो इन मामलात में, इन केसेस में, ऐसे ग्राफ के लिए हमें टेंजेंट जो है, ठीक है, उसको थोड़ा एक मज़ीद बेटर डेफिनेशन जो है टेंजेंट को, टेंजेंट हमारी जो लाइन है उसकी बेहतरीन मतलब कि इससे ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन जो है वो देने की ज़रूरत है, ठीक है। डेफिनेशन, सॉरी, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसी टेंजेंट लाइन जो है, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे प्रोसेस की जिसके थ्रू आप ऐसे जो ग्राफ होंगे, ठीक है, उनको, उनकी भी टेंजेंट लाइन जो है वो आप मालूम कर सके, ताकि आप उनका एक स्लोप जो है उसका मालूम कर सकें। तो वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए आ जाते हैं एक सीकेंड लाइन, ठीक है। सेकेंड लाइन को फिर हम टेंजेंट लाइन में ना एक बार बनाते हैं, ठीक है। और वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं सेकेंड लाइन को टेंजेंट लाइन में, उसके लिए हम लिमिट्स जो है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। अब सेकेंड लाइन क्या होती है? सेकेंड लाइन जैसे फर्स्ट कर लें, ये हमारे पास एक कर्व ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड लाइन वो होती है जो एक से ज़्यादा बार जो ग्राफ है उसको टच कर रही हो, ठीक है। एक से ज़्यादा बार जो अगर वो ग्राफ को यानी कि 2 बार टच कर रही है, तो इसको हम कहते हैं क्या है, सेकंड लाइन है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये लाइन जो है यहाँ पे भी टच कर रही है ग्राफ को और यहाँ पे भी टच कर रही है, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन को हम फिर क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट कर लिए, पहले आप कहते हैं हमारा जो कर्व ग्राफ है उस पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है। जैसे ये हमारा कर्व ग्राफ है, यहाँ पे एक हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे पी, जिसके कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स नॉट और वाई नॉट। फिर हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरा पॉइंट भी ले लेते हैं P1 उसी सेम कर्व पे, जो कि जिसकी पोजीशन जो है वो P पॉइंट के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्या है, ठीक है, ये P एक ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक हो गया। थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं इनके पोजीशन में भी और कोऑर्डिनेट्स में भी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट में एक लाइन जो है उसको ड्रा कर लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, सेकंड लाइन, ठीक है। जैसे कि ये देख रहे हैं, P और P1 में हमने एक ये लाइन ड्रा कर ली, ये हमारी सेकंड लाइन बन गई। अब ये सेकंड लाइन आ गई, अब हम क्या करेंगे, ये जो है जो लाइन हमने ड्रा की थी P1 और P के दरमियान, P और P1 के दरमियान जो लाइन हमने ड्रा की है सेकंड लाइन, अब हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड लाइन है ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो पी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको स्लाइड करेंगे ऐसे ऐसे। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम ये सेकंड लाइन को ऐसे इधर लेते आएंगे यहाँ पे पहुंचाएंगे, तो क्या होगा, सेकंड लाइन जो है उसका स्लोप जो है वो कॉन्स्टेंटली वो भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे
राइज डिवाइड बाय रन दूसरा था, यहाँ पे राइज डिवाइड बाय रन दूसरा होगा, यहाँ पे राइज डिवाइड बाय रन वो भी क्या होगा, दूसरा होगा। तो जैसे ही हम इनको लाइन को जो है वो चेंज करते रहेंगे, इधर लेते रहेंगे, तो इनके स्लोप जो है वो भी चेंज होते रहेंगे, ठीक है। और जैसे SP1 जो कि पहले यहाँ पे था, अब वो मतलब कि हमारी पोजीशन जो है, ठीक है, वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। जैसे ये P1 जो है वो इधर P वाली पोजीशन पे आती जाएगी, अप्रोच होती जाएगी, पहुँचती जाएगी, तो जो सेकेंड लाइन हमारी होगी वो भी एक लिमिटिंग पोजीशन, उसकी भी एक लिमिट पे वो पहुंचेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकेंड लाइन के लिए तो वो 2 पॉइंट पे ग्राफ वो मतलब कि होती है ना, एक ही ग्राफ के अंदर 2 पॉइंट पे वो होती है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी उसकी लिमिट आ जाएगी कि वो 2 पॉइंट से 1 पॉइंट पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिमिटिंग पोजीशन पे पहुंच दी जाएगी सेकेंड लाइन। और जैसे ये लिमिटिंग लाइन जो इसकी पोजीशन पे पहुंची है, यानी कि 2 पॉइंट से 1 पॉइंट पे जैसे ये लाइन पहुंच गई, तो ये हम कह देंगे कि अभी हमारी टेंजेंट लाइन बन गई है एट पी पे, ठीक हो गया। तो ऐसे हम सेकेंड लाइन को टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो है ये सारे जितने भी कर्व्स होंगे उस सब के लिए ये काम करती है, सर्कल के लिए नहीं, सब कर्व्स के लिए, सब ग्राफ के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है वो टेंजेंट जो है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ के लिए भी हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटिंग, ये हमारी लिमिट सिस्टम जो है, ठीक है, उसमें हम इनफाइनाइट एरिया प्रॉब्लम ये था कि इनफाइनाइट रेक्टेंगल बन रहे थे, तो वो इन्फिनिटी जो है रेक्टेंगल्स की, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की जो हम देख रहे थे कि वो नंबर्स जो है रेक्टेंगल के वो इनफाइनाइट पोजीशन नंबर पे जा रहे हैं, तो हम उस इन्फिनिटी को कंट्रोल करने के लिए भी हम लिमिटिंग यूज़ करते हैं। और टेंजेंट जो प्रॉब्लम है कर्व ग्राफ में, उसको भी हम सॉल्व करने के लिए लिमिट जो है उसको यूज ऐसे करते हैं, ठीक हो गया। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब एक सवाल आता है कि लिमिट्स इतने एसेंशियल क्यों है, लिमिट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। लिमिट के आइडिया के बगैर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। वही है कि हम जो है ऐसे स्लो कर्व्स जो है, ठीक है, उनका जो टेंजेंट स्लोप है वो मालूम नहीं कर सकते। एरिया जो है कर्व ग्राफ का, वो भी हम जो इतने इनफाइनाइट रेक्टेंगल बनते हैं, ठीक है, उसको भी हम हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। ये जो दो प्रॉब्लम्स हमारी थी कि हम लिमिट्स के बगैर सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या है कि लिमिट जो है वो फाउंडेशन बना रहे हैं सारे कैलकुलस के लिए, ठीक हो गया। सारे कैलकुलस के लिए ही ये फाउंडेशन वाला रोल प्ले कर रहे हैं लिमिट्स, ठीक हो गया। समरी अब थोड़ी देख लें। लिमिट्स लेट अस हैंडल अप्रोचिंग बिहेवियर, ठीक है। अप्रोचिंग बिहेवियर का वो जैसे सेकेंड लाइन को आप टेंजेंट लाइन में ले आए, और इतने ज़्यादा रेक्टेंगल्स के जो वर्ड इतने ज़्यादा रेक्टेंगल बन गए थे, तो वो इनकी जो ये सिस्टम थी, ठीक है, इनको हम हैंडल कर सकते हैं इजीली, किसके थ्रू, लिमिट्स के थ्रू। टेंजेंट्स क्या है, वो लिमिट द स्लोप्स ऑफ सेकेंड लाइन, ठीक है। अब सेकेंड लाइन की जो स्लोप है उसको भी लिमिट हम कर सकते हैं टेंजेंट्स में, मतलब कि जो टेंजेंट हमारी प्रॉब्लम थी। और एरिया के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे स्किनी रेक्टेंगल्स बनेंगे, ठीक है, उनके जो सम होंगे उनको भी हम लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, एक और जो चीज़ है वो क्या है कि ये जो दो प्रॉब्लम्स थी वो कैलकुलस के दो अहम टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, उनमें इनका वो होता है, ठीक है। ज़्यादातर हम को डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस, टेंजेंट प्रॉब्लम, और इंटीग्रल कैलकुलस जो कि एरिया प्रॉब्लम है, ठीक है। इनमें हम देखते हैं, और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, लिमिट के। ओके, अब हम ये भी देख लेते हैं कि एरिया एज लिमिट हम कैसे देखते हैं। तो अगर फर्ज कर ले, अगर आपके पास ऐसे शेप्स हों जैसे रेक्टेंगल्स है, ट्रायंगल्स है और सर्कल है, तो इनके लिए हमें जो एरिया हम मालूम करते हैं ना, उसमें हमें इतनी परेशानी नहीं होती। पता है क्यों? अ, क्योंकि इनका फार्मूला हमें पहले पता होता है। वो इसलिए क्योंकि हम जो है इनके ये जो शेप्स है, ठीक है, इनको नीटली हम कट कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल हो गया ये, ठीक है, ये भी एक पॉलीगॉन है, तो आप इसको देख रहे हो, यहाँ पे बिग ट्रायंगल को कट कर सकते हैं। तो ये परफेक्टली रेक्टेंगल और ट्रायंगल जो है ये परफेक्टली फिट होते हैं, तो इसलिए इनका एरिया मालूम करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होती।
लेकिन अगर हम एक कर्व्ड शेप वाला जो ग्राफ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्ज कर ले एक हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, जिसका फंक्शन ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यू नो, जो कि स्टार्ट होता है x इज इक्वल टू ए एक्सिस से और एंड होता है x इज इक्वल टू बी एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सिंपल कट एंड पेस्ट वाली ट्रिक नहीं है, ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है एग्जैक्ट कि हम जो यहाँ पे लगाएंगे और हमें एरिया पता चल जाएगा इस कर्व ग्राफ का, क्योंकि क्योंकि ये कर्व ग्राफ जो है बेंड होता है, तो रेक्टेंगल और ट्रायंगल जो है वो इस पे सही एग्जैक्टली फिट नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा स्मार्टली थोड़े एक ट्रिक लगाते हैं ताकि हम इसका जो एरिया है कर्व ग्राफ का वो हम मालूम कर सकें। सो वो क्या है, वो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन विद रेक्टेंगल होती है कि हम रेक्टेंगल्स की एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने रेक्टेंगल्स अगर हम इस कर्व ग्राफ पे लगाएं तो हमें क्या होगा कि हमें एरिया मिल जाएगा, कितने रेक्टेंगल्स लगाने पे हमें वो मिल जाए। तो ये होगा कि फ़र्ज़ करें जैसे आपका कर्व ग्राफ है, ठीक है, उसको हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, उसका इंटरवल हम ड्रा कर लेंगे ए टू बी तक, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इस इंटरवल के अंदर हम क्या करेंगे, इसको चॉप इट इनटू इक्वल पार्ट्स लाइक स्लाइसिंग ब्रेड, ठीक हो गया। जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ए टू बी तक, ये हमने पूरा एक एरिया लिया। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको छोटे-छोटे टुकड़े में ये कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक हो गया? तो ब्रेड की तरह से स्लाइसिंग कर ली और each slice stand a rectangle whose height is given by the x by the curve, ठीक है? हर स्लाइस पे एक रेक्टेंगल हमने खड़ा कर लिया, ठीक हो गया? और ये जितने भी रेक्टेंगल हम होंगे वहाँ पे ग्राफ में, उन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो उनका जो सम होगा वो हमें उस जो एरिया है, ठीक है, उस ग्राफ का, वो एक अप्रॉक्सीमेट एक अंदाज़ा हमें पता चल जाएगा कि इस कर्व ग्राफ का कितना एरिया बन रहा है। लेकिन इस स्टेज पे इट्स नॉट एग्जैक्ट, अभी भी ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमें वो एरिया प्रोवाइड नहीं करेगा जो कि कर्व ग्राफ का होगा, ठीक है। इट्स लाइक ड्राइंग ए जैग्ड स्टेयरकेस अंडर ए स्मूथ कर्व, ठीक हो। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपने देखें, जैसे आपने यहाँ पे स्लाइसिंग कर ली, आपको रेक्टेंगल तो मिल गए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि कहीं-कहीं कुछ-कुछ एरिया में इस कर्व के अंदर कुछ खाली जगह अभी भी एम्प्टी स्पेसेस अभी भी हैं आपके पास। तो अ, आप अगर इन रेक्टेंगल को ऐड भी कर लोगे ना, तब भी आपको एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकते हो कि इसका यही एरिया बन रहा है, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेसेस अभी भी यहाँ पे मौजूद है और हमने इसका जो है वो नहीं लगाया, इसका भी हमने अभी इंक्लूड नहीं किया अपनी कैलकुलेशन में। तो हम क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन पे क्या करेंगे हम आगे, ठीक है? तो वो क्या है कि हम इसको बेहतर बनाएँगे, अपने रेक्टेंगल्स को मज़ीद बेहतर बनाएँगे। वो क्या होगा, अगर हम पहले 4 रेक्टेंगल हमने स्लाइसिंग जितने भी की उससे 4 रेक्टेंगल बन रहे थे, तो पिक्चर थोड़ी रफ थी। फिर हम क्या करेंगे कि मज़ीद स्लाइसिंग कर लेंगे, लाइक 4 को 10 रेक्टेंगल में फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारी जो अप्रॉक्सिमेशन है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। और 10 को फिर हम मज़ीद स्लाइसिंग करेंगे तो 100 रेक्टेंगल बन जाएँगे, तो 100 रेक्टेंगल जो होंगे वो और मज़ीद बेहतर फिट हो सकेंगे, ठीक है? हमारे कर्व ग्राफ में, ठीक हो गया? इन अदर वर्ड्स, मोर स्लाइसेस वी यूज़ द क्लोज़र वी गेट टू द ट्रू एरिया, कि जितने ज़्यादा हम इस एरिया की स्लाइसिंग करते जाएँगे, उतना ही हम जो उसका एग्ज़ैक्ट ट्रू एरिया जो होगा उसके करीब पहुँचते जाएँ, ठीक है? अब देख लें ग्राफ को। ए टू बी तक हमने एक इंटरवल ले लिया था, इस एरिया को हमने फिल कर लिया और इसमें हमने स्लाइसिंग स्टार्ट कर ली। शुरू में जितनी स्लाइसिंग की हमारा, ठीक है, और उस स्लाइसिंग पे हमने ये रेक्टेंगल्स बना लिए, ठीक हो गया। लेकिन ये रेक्टेंगल जो हमारे थे ये अभी एरिया को जो थे वो क्या थे, सही तरीके से कर्व ग्राफ का एरिया जो है उसको कवर नहीं कर रहे थे, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं-कहीं पे एम्प्टी स्पेसेस अभी भी हैं। तो हमने क्या किया कि इन रेक्टेंगल्स को मज़ीद हमने इसमें स्लाइसिंग की और हमारे रेक्टेंगल जो है वो मज़ीद छोटे होते गए, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि पहले जो रेक्टेंगल जो एरिया हमारा एम्प्टी था, अब हम देख रहे हैं कि वो
सारा जो स्पेस है, ठीक है, वो ये कवर कर रहे हैं। मतलब कि हम जितनी स्लाइसिंग रेक्टेंगल की करते जाएंगे उतने ही हम जो कर्व ग्राफ का एरिया है उसको अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे, और फिर उसकी एडिशन करके हम एक अप्रॉक्सीमेट, एक सही अंदाज़ा लगा सकेंगे कि उस कर्व ग्राफ का एरिया जो है वो कितना है। ठीक हो गया। तो यही तो मैजिक है लिमिट का, ठीक है, कि इमेजिन पुशिंग दिस टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स, ईच इनफाइनाइटली थिन, ठीक है। तो इसमें अब क्या है, ये तो हमने एक देख लिया ना कि हमने इस रेक्टेंगल को मजीद छोटा किया तो ये थे। अब अगर इतने मतलब कि रेक्टेंगल्स थे तो ये एरिया ऐसे कवर देख रहे हो, मजीद छोटे किए तो आप देख रहे हो कि रेक्टेंगल्स मजीद बेहतर तरीके से उसको कवर कर रहे हैं। और अगर हम इतने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो हैं वो इसमें लगा दें तो फिर तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल एक्यूरेटली ही सारे रेक्टेंगल्स जो हैं वो एक्यूरेटली ही पूरे ग्राफ को कवर कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो ये जो खाली चीज़ें होंगी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, और व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज़ द एग्जैक्ट एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, कि इतने हमने रेक्टेंगल लगा लिए कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया जो है कर्व का वो हमें मिल जाएगा। ठीक है। The final value, the one we approach as the number of rectangles goes to infinity is called the limit। ठीक हो गया। कि वो फाइनल वैल्यू, जो वो फाइनल वैल्यू कौन सी है, जैसे ही हम मतलब कि हम हमारे जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं वो इन्फिनिटी तक पहुंच गए तो वो उससे हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की, यानी कि सम ऑफ रेक्टेंगल्स की, वो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारी लिमिट है। ठीक हो गया। अब इसमें थोड़ा फेम एंड इंट्यूशन देख लें। ठीक है, कि पहले हम क्या करते हैं कि एरिया में एक क्लमजी ब्लॉक्स जो हैं, ठीक है, वो गैस कर लेते हैं कि हम कहेंगे कि ये एरिया है, तो ठीक है, ये पूरा मतलब कि हमारे पास एरिया है, तो हम इसको स्लाइस कर लिया और स्लाइस करके कुछ रेक्टेंगल खड़े कर लिए। ठीक है, उससे हम एक अंदाज़ा गैस करने की कोशिश करेंगे कि इतने रेक्टेंगल्स ठीक हैं कि नहीं। ठीक है, फिर हम उसको मज़ीद बेहतर इम्प्रूव करेंगे, उसको मज़ीद थिन से थिन उन रेक्टेंगल को बनाते जाएंगे ताकि हम देखें कि वो एग्जैक्टली हमारे वो जो कर्व ग्राफ है उसको सही तरीके से कवर करते जाएं, और आखिरकार हमें हमारी स्लाइसेस इतने इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगी, ठीक है, कि इतने मतलब कि बिल्कुल इतने पतले हो जाएंगे कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया जो होगा ना हमारे उस कर्व ग्राफ का, उसी एग्जैक्ट एरिया को वो सारे रेक्टेंगल्स कवर कर रहे होंगे। तो लिमिट जो है एक क्लेवर तरीका है, ठीक है, कि आप जो है इन छोटे छोटे पीसों को ऐड करोगे तो आप जो है वो, अगर कोई ग्राफ है जो कर्व है तो उसकी एक्यूरेट एरिया जो है उसको मेजर कर सकोगे। ठीक है, ऐसे कर्व ग्राफ जो हम सिंपल ज्योमेट्री से हैंडल नहीं कर सकते तो लिमिट के थ्रू हम उनको भी मतलब कि मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे ग्राफ के एरियाज को भी। ओके, तो अब हम समझते हैं लिमिट्स को बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, सो व्हाट इज द बिग आइडिया अबाउट लिमिट्स। तो लिमिट्स का बड़ा आइडिया क्या है, वो ये है कि लिमिट इज बेसिकली ए क्वेश्चन। लिमिट बेसिकली एक क्वेश्चन ही है। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है कि जैसे ही आपकी कोई एक्स की वैल्यू हो, ठीक है, वो किसी नंबर पे, ठीक है, आप किसी नंबर पे आपके एक्स की वैल्यू जो है वो करीब होती जा रही है लेट्स से आपकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 0 और कोई नंबर है 5। तो अगर आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो 5 के करीब हो रही है, जैसे 0 से 1 2 3 4, ठीक है, तो ये जो क्लोजनेस हो रही है 1 2 3 4, तो इस दौरान आपका फंक्शन जो है वो कितना क्लोज हो रहा है। ठीक है, वो भी मतलब कि आपको ये देखना है। सही हो गया। अब आपने इसमें नोट किया होगा, वी आर नॉट आस्किंग व्हाट हैपेंस एट द नंबर इटसेल्फ। इसमें हम ये देख रहे हैं कि नंबर पे ही, लाइक मैंने कहा था 0 से 5 पे, यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि 5 पे पहुंचने में क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे हम ये पूछ रहे हैं कि 5 के करीब पहुंचने में क्या हो रहा है। सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ये एक ऐसा सवाल पूछना है जैसे आप किसी के घर पे एक झांक रहे हो। वैसे तो ये बुरी बात है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए कि आप किसी के घर पे ऐसे झांक रहे हो
ठीक है, आप दरवाजे के अंदर नहीं जाते हो, आप बस उसके करीब से करीब वॉक कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो लिमिट यही है कि वेयर डज योर पाथ लीड। ठीक है, तो वही है कि आप जो इतने रास्ते में जा रहे हो तो इतने करीब किसी के पहुंच रहे हो, तो क्या हो रहा है, इस क्या हो रहा है को हम कह रहे हैं कि क्या एलिमेंट है। ठीक हो गया। अब इसकी नोटेशन जो है वो कुछ इस तरीके से आप रीड कर सकते हो, ये आपको ऐसे सिंबल शो होगा, ये नोटेशन शो होगी, इसको आप रीड ऐसे करोगे कि एज एक्स अप्रोचेस ए, कि जैसे एक्स जो है वो ए के करीब पहुंच रहा है, तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स अप्रोचेस, ठीक है, कि फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो किसके करीब पहुंचेगी, अगर एक्स की जो वैल्यू है वो ए के करीब पहुंच रही है, तो उसमें फिर फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस को मिलेगा। अगर ए के ऊपर आप या ए या कोई और वैल्यू हो, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन देखें, तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो राइट साइड पे जो है ग्राफ के अप्रोच हो रहा है। ठीक हो गया। और बिगर देन ए साइड इट डाउन। ठीक है, और अगर आप माइनस साइन देखें तो इसका मतलब ये कि एक्स जो है वो लेफ्ट साइड से, ठीक है, ए की तरफ पहुंच रहा है। ठीक हो गया। सो अगर इस तरीके से भी देख लें, ठीक है, कि अगर x जो है वो 0 माइनस है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो लेफ्ट साइड पे 0 की तरफ आ रहा है। और अगर 0 के ऊपर प्लस देख रहे हो साइन, तो इसका मतलब ये है कि लिमिट जो है आपकी वो राइट साइड पे आ रही है, x जो है वो राइट साइड की तरफ से आ रहा है। ठीक है, अगर दोनों साइड अग्री करेंगे, ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड पे आ रहे हो और राइट साइड पे, दोनों का जवाब आपको एक ही मिले, तो इससे आप कह सकते हो कि इसमें लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर आप लेफ्ट साइड पे आ रहे हो और आपको जो है वो वैल्यू कोई और मिले एफ ऑफ एक्स की, और राइट साइड पे आ रहे हो तो वहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ और मिले, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दोनों साइड से अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो एक ही वैल्यू प्रोवाइड करे, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या है, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल देख लें, एक फर्ज करें हमारे पास एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो हम इसमें ये देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है, साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर एक्स को हम ज़ीरो सेट कर लें, एक्स की वैल्यू ज़ीरो सेट करें, तो ज़ीरो अगर डिनोमिनेटर होगा तो डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड रहेगा। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे सिर्फ ये सवाल पूछते हैं कि बजाय इसके कि ज़ीरो पे क्या है, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम ज़ीरो के करीब से करीब पहुँचते जाएं तो वहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब हम दोनों साइड पे देखते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अप्रोच करें तो क्या होगा। इफ x कम्स फ्रॉम द नेगेटिव साइड, अगर नेगेटिव साइड से आए हम इसको कहेंगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और अगर पॉजिटिव साइड से आए तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है। ठीक हो गया। और बोथ मीन वी आर स्लाइडिंग टूवर्ड जीरो बट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दोनों का मतलब ये है कि हम दोनों साइड से आ तो जीरो की तरफ रहे हैं ना, लाइक नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड की तरफ, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड से आ तो रहे की तरह जीरो की तरफ। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप यू नो स्मॉल वैल्यूज हैं उसको प्लग करें, लाइक फॉर x इज इक्वल टू 0.1, 0.1 अगर हम यहाँ पे इनपुट करें तो वैल्यू हमें ये दे रहा है, 0.01 से हमें ये वैल्यू मिल रही है। ठीक है, माइनस 0.1 से भी यही वैल्यू मिल रही है जो प्लस 0.1 से मिल रही थी, और माइनस 0.01 से भी वही वैल्यू मिल रही है जो किसके साथ मिल रही थी, पॉजिटिव 0.01 के साथ। ठीक है, तो इससे हम ये देख रहे हैं कि फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, दोनों लेफ्ट और राइट साइड से क्या है, हमें जो वैल्यू जो है वो स्क्वीज हो रही है टूवर्ड वन। ठीक है, दोनों तरफ से वन के ही ये वैल्यू स्क्वीज हो रही है, इक्वल हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस
ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, ये भी 1 है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव साइड पे भी और पॉजिटिव साइड पे दोनों पे हमारी जो लिमिट जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू एक ही आ रही है, वो क्या है 1, ठीक हो गया, एक ही आ रही। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सो सिंस द मैच, तो हम ये कहेंगे कि ये इज इक्वल टू 1 है, और इसका मतलब ये है कि लिमिट जो है वो अप्रोच, मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करती है इस सिचुएशन में। ये टेबल भी आप देख सकते हो, इसमें कैलकुलेशन जो है वो एक ही जैसी आपको शो हो रही है। अब असूल क्या है लिमिट में, ठीक है। असूल वही है, मैंने जो आपको बताया कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, ठीक है, दोनों सिचुएशन में जो रिजल्ट है वो अगर इक्वल होगा, तभी हम कहेंगे वो क्या है कि ये लिमिट जो है इसमें एग्जिस्ट करती है। अगर एक का रिजल्ट दूसरे के रिजल्ट से डिफरेंट होगा, इस सिचुएशन में कहेंगे कि लिमिट जो है वो क्या है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। सही हो गया। वाई इट मैटर्स, अब इसकी अहमियत क्यों है, ये इतनी बड़ी चीज़ भी क्यों है, ठीक है। तो वो ये है कि दिस आइडिया ऑफ अप्रोचिंग ए वैल्यू इज द इंजन ऑफ कैलकुलस, कि ये आइडिया हमारा जो है, यानी कि किसी वैल्यू के करीब पहुंचना, ये हमारे कैलकुलस का इंजन है। ठीक हो गया। हम वही तो देख रहे होते हैं ना कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ कैसे रेलेवेंट है, कैसे चेंज हो रही है। सो यही एक इंजन उसका एज ए रोल प्ले कर रही है लिमिट। और इससे हम दो बड़ी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इन केस ऑफ कर्व ग्राफ्स, उनकी जो टेंजेंट लाइंस हैं और एरिया जो है, ठीक है, तो वो भी हम लिमिट के थ्रू ही इनको सॉल्व कर रहे होते हैं। विदाउट लिमिट्स कैलकुलस कुड वुड फॉल अपार्ट, ठीक है। लिमिट के बगैर कैलकुलस जो है वो बिल्कुल भी टूट जाएगा। एक वार्निंग भी आपको साथ में हो कि कुछ सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि लिमिट्स आपको मिसलीड भी कर सकती है, ठीक है। तो आपको केयरफुली रहना पड़ता है जब आप लिमिट्स के साथ डीलिंग कर रहे हो, ठीक है। एक एग्जांपल है, उसका सेटअप आप देख लें कि फ़र्ज़ करें हम ये एक लिमिट लेते हैं कि जैसे ही एक्स जो है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करती है, तो हमारा जो साइन वाला फंक्शन है वो 1 डिवाइड बाई एक्स है, यानी कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स कैसे चेंज होगा, इसको कौन सी वैल्यू मिलती जाएगी जैसे ही एक्स की जो है वो वैल्यू ज़ीरो के करीब पहुंचती जाएगी, ठीक है। एक्स जो है वो कैसे जैसे ज़ीरो के पास पहुंचता जाएगा, तो साइन ऑफ है, साइन जो है हमारा फंक्शन है, उसको कौन सी वैल्यू मिलती जाएगी, ये हम देखते हैं। पहले तो इट लुक्स इनोसेंट, ठीक है, कि इसमें कुछ क्या मसला हो सकता है इसमें, कि अगर आप जस्ट इसमें ऐसी वैल्यूज पुट करते जाएंगे जो ज़ीरो के करीब हों, तो आप देखोगे कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे एक मसला हो सकता है, आप एक शायद आपने वो चीज़ नोटिस ना की हो, और आपने इसका ऐसे इक्वेशन समझा हो, ठीक है, आपने कहा कि सारा सीन ठीक तो हो रहा है, मसला क्या है इसमें। तो मसला उसमें ये होता है, ठीक है, स्टेप 1, व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर x जो है वो ज़ीरो के करीब पहुंचता जाए। इफ़ x इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, अगर x जो है वो ज़ीरो के बहुत ही क्लोज है, लाइक 0.001, फिर क्या होगा, 1 डिवाइड बाई एक्स, वो क्या होगा, वो 1000 होगा। और x जो है अगर वो उससे भी ज़्यादा करीब हो जाए ज़ीरो के, लाइक जैसे ये है 0.000001, फिर 1 बाई एक्स क्या होगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है। 0.001 में था 1000 आया, और इतने ज़ीरो में लगा, इतने करीब पहुंचने में हमारी जो वैल्यू हमें कौन सी मिल रही है, वो ये मिल रही है 1000 और अगेन 1000। सो एक्स जो है जैसे ही वो ज़ीरो के करीब पहुंचता जाएगा, तो इनसाइड साइन के ये जो हमारा फंक्शन है, तो ये ज़ीरो के तो पास नहीं जा रहा, ठीक है, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लाइक यहाँ पे 1000 था, फिर यहाँ पे इतना हो गया, फिर और करीब पहुंचते जाओगे तो ये वैल्यू थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, अब इस वैल्यू को फीड दैट इनटू साइन, ठीक है। अब यही वैल्यू अगर हम साइन में फीड करें, फिर क्या होगा, व्हाट डज साइन डू व्हेन इट्स इनपुट गेट्स लार्जर एंड लार्जर, ठीक है। अगर इन साइन की जो ये वैल्यूज है वो लार्जर और लार्जर होती जाए, तो उससे क्या होता है, साइन जो है वो पीरियडिक है, ठीक है।
ये ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे सर्कल है, ठीक है, उसमें 2 पाई रेडियंस और 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। 2 पाई रेडियंस से आगे वैल्यू हो जाए या 360 से भी आगे वैल्यू हो जाए तो वो वैल्यूज जो हैं वो बेसिकली उसी सर्कल में रिपीट ही कर रही होती हैं, ठीक है। यही मतलब है पीरियोडिक का साइन में, ठीक है। ये तो छोटा सा ओवरव्यू था। तो अब इसका मतलब क्या है कि इट कीप्स साइक्लिंग बिटवीन -1 एंड +1। तो ये, ठीक है, जैसे इनपुट की वैल्यू लार्जर और लार्जर होती जाएगी तो साइन में अगर हम उस वैल्यू को प्लग इन करते जाएं तो वो क्या होगा कि साइन जो है, हमारा फंक्शन जो है वो -1 और +1 के अराउंड ही साइक्लिंग ही करता रहेगा, नो मैटर हाउ बिग द इनपुट गेट्स, ठीक है। क्योंकि ये रिपीटिशन कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वही ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है, तो 360 डिग्री से ग्रेटर या 2 पाई रेडियन से ग्रेटर वैल्यू जैसे वहाँ पे आके तो वो रिपीटेटिव फॉर्म में होती है, वैसे ये भी जैसे भी वो वैल्यूज होंगी वो -1 और +1 के अराउंड ही ये रेवोल्यूशन करता रहेगा, ठीक है, साइक्लिंग करता रहेगा। सो साइन ऑफ 1/x बाउंसेस अप डाउन फॉर एवर। तो ये, ठीक है, जैसे ही आप करीब पहुंचते जाओगे तो ये जो है वो -1 और +1 के अराउंड ये बाउंसिंग करता रहेगा, ठीक है। when x इज नियर 0, जब x 0 के करीब पहुंच जाएगा तो 1/x जाइगेंटिक होगा। सो साइन इज साइक्लिंग इंसेनली फास्ट। इसमें साइन जो है वो बार बार साइक्लिंग करता रहेगा, ठीक है। इसको ग्राफ भी मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। जैसे ही आपके x की वैल्यू 0 के करीब पहुंचती जाएगी तो ये जो है रेपिटेशन आपको बार बार यहाँ पे दिख रही होगी, क्योंकि साइन जो है वो क्या है, पीरियोडिक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है। सो अब व्हाई दिस किल्स द लिमिट, ये लिमिट को क्यों मार देता है, ठीक है। नॉर्मली व्हेन यू जूम इन ऑन ए लिमिट द फंक्शन वैल्यू स्टार्ट्स टू सेटल टुवर्ड्स सम नंबर, ठीक है। व्हेन यू जूम इन ऑन ए लिमिट, ठीक है, जैसे आप लिमिट पे जूम इन करें, जैसे आप वैल्यू को देखते जाओ करीब तर करीब, क्लोजर एंड क्लोजर, तो अब ये देखोगे कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेटल होने पे आ रही होती है। मिसाल के तौर पे ये थी, जैसे एग्जांपल साइन ऑफ x डिवाइड बाय x नियर 0 इट स्क्वीजेस टुवर्ड 1, ठीक है। शुरू में तो आपको ऐसे लग रहा था कि जैसे ये जो वैल्यू है वो 1 के करीब पहुंचती ही जा रही है, पहुंचने वाली है। लेकिन यहाँ ओ सॉरी सॉरी, ये जो एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे आपने ये देखा था कि जैसे ही आप 0 के करीब आपका x पहुंचता जाएगा तो रिजल्ट आपको ये दिख रहे थे कि वैल्यू जो है वो 1 के करीब पहुंचती जा रही थी, ठीक है, जो हमारी पहले एग्जांपल थी। लेकिन यहाँ पे साइन 1/x, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वो कभी भी सेटल नहीं होती, ठीक है। वो वैल्यू लार्जर लार्जर हो रही होती है, जिसके रिजल्ट में साइन जो है वो रेपिटेशन कर रहा होता है -1 और +1 के दरमियान। So zoom in as much as you like, the graph will bounce between -1 and +1, ठीक हो गया। Why numbers alone mislead? नंबर्स अकेले ही आपको मिसलीड कर सकते हैं इसमें, कि अगर आप कुछ नंबर को टेस्ट करो, आपको ऐसे लगेगा कि इट हैज़ अ लिमिट, लाइक अगर आप x को 0.1, ठीक है, ये ट्राई करो तो इसका साइन लो तो ये आएगा, और x इज इक्वल टू 0.01, इसका साइन ये लो तो ये -0.506 है, ठीक है। और आप लेकिन अब यहाँ पे ये देख लो कि 0.001 लो तो इसका साइन अगर लो तो वो तो इतना करीब नहीं आ रहा, ठीक है। ये दो वैल्यू में तो आपने देख लिया कि करीब हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब ये जंप हो गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि द नंबर्स डोंट move closer to anything, they jump around. If you only checked 1 or 2 values, you could mistakenly think it's heading somewhere. तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर की जो एग्जांपल हो तो मेक श्योर करें कि थोड़ी वैल्यू ज़्यादा ट्राई करें उसमें, ठीक है। और आपको उससे ही प्रॉब्लम जो है वो समझ आने लगती कि ये कुछ स्पेशल केसेस होंगे जिसमें आपने लिमिट को देखना होगा, ठीक है। अब सी द ट्रुथ, ठीक है।
क्योंकि साइन जो है 1/x ये ऑसिलेट हो रहा है इनफाइनाइटली, ठीक है। जैसे x जो है वो 0 के करीब पहुंचता जा रहा है, तो ये आप देख रहे हो कि ये ऑसिलेशन हो रही है, बार बार बाउंसिंग हो रही है। द फंक्शन हैज़ नो सिंगल वैल्यू टू सेटल ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप 0 के करीब पहुंचते रहे हो तो ये बार बार जंपिंग हो रही है, तो कोई एक सिंगल वैल्यू हमारे फंक्शन को मिल नहीं रही। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने क्या कहा था, एक इनपुट का एक ही फंक्शन का आउटपुट होगा, ठीक है। फंक्शन जो है उसकी एक इनपुट की एक स्पेसिफिक आउटपुट होती है। अगर एक से ज़्यादा हो दैन इट इज़ नॉट अ फंक्शन, तो हम ये कहेंगे कि इस सिनेरियो में उसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हमारी ये इधर आप देख रहे हो कि 0 के करीब पहुंचने में ही ये बार बार ऑसिलेशन हो रही है। सो इट्स नॉट यू नो अ फंक्शन, इट्स नॉट, और इसमें लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। प्लेन वर्ड में अब इसकी समरी जो है वो ये है कि ए लिमिट इज़ अबाउट वेयर द फंक्शन इज़ हेडिंग, ठीक है। कि जैसे अगर x जो है उसका इनपुट जो है वो इसी नंबर पे पहुंच रहा है, तो उसके रिजल्ट में जो फंक्शन जो है उसका वो कहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। क्या वो भी वाकई में फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि ऐसी ऑसिलेशन की कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं। अगर लेफ्ट और राइट साइड दोनों के जो है वो एक ही रिजल्ट आपको प्रोवाइड करें तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर ना करें तो, या फिर ऑसिलेट करें, जैसे कि हमने दोनों मैंने ये दिखा दी एग्जांपल, ठीक है। पहले एग्जांपल में वन रिजल्ट दोनों लेफ्ट और राइट साइड का आ रहा था तो ठीक था। अगर लेफ्ट या राइट है दोनों में से किसी एक का रिजल्ट चेंज आता है दूसरे से, तो हम कहेंगे उसमें लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। या फिर ग्राफ से आपका ऐसे ऑसिलेशन कर रहा हो तो इसमें भी क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स नियर 0 गोज टू 1, ठीक है। ये पहले एग्जांपल का रिजल्ट था। और दूसरी एग्जांपल जो थी हमारी साइन 1 डिवाइड बाई एक्स नियर 0, तो ये क्या था, ये कभी भी सेटल नहीं होता, सेटल नहीं हो रहा था, बाउंसिंग कर रहा था, तो हम कहेंगे इसमें लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं, वो है एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स के किस सिनेरियो में लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा और किस सिनेरियो में लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। बेसिक आइडिया जो है वो ये है कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब x जो है वो किसी नंबर के करीब जो है पहुंच रहा हो, तो जब उसका फंक्शन होगा आउटपुट y जो वैल्यू देता है वो भी किसी एक सिंगल वैल्यू पे सेटल हो रहा हो, ठीक है। तो जैसे x जो है किसी नंबर के करीब पहुंचता जाए तो उसी दौरान जो फंक्शन की आउटपुट की वैल्यू भी है ना वो भी किसी एक नंबर पे के करीब पहुंचनी चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे सोच लें जैसे आप किसी दरवाजे की तरफ जा रहे हो, किसी घर का दरवाज़ा है, ठीक है। तो अगर आप बार बार एक ही यू नो दरवाजे पे आते हो, ठीक है, पहुंचते हो, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे पहुंचते हो, ठीक है। तो जो लिमिट होगी आपकी वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। किस तरीके से आप दरवाजे की तरफ पहुंचते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप बार बार उसी दरवाजे पे पहुंचोगे तो मतलब कि उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अगर हॉलवे है, ठीक है, और हॉलवे जो है वो लगातार इन्फिनिटी पे स्ट्रेच हो रहा हो, ठीक है, किसी एक फिक्स नंबर पे ना हो, तो आप कभी भी दरवाजे पे नहीं पहुंचोगे, ठीक है। लाइक जैसे आप उस दरवाजे की तरफ पहुंचने की कोशिश करो तो वो ऐसा लगता है कि वो बार बार दूर जा रहा हो, आप उसकी तरफ पहुंच ना पा रहे हो, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि वो कभी भी, तो इसमें ना पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी का केस आ जाएगा, तो इसमें भी लिमिट जो है वो कह सकते हो कि, तो इसमें ऐसा होगा कि आप जैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, तो वही बात है कि एक सेम नंबर आपको यहाँ पे मौज नहीं मिल रहा, ठीक है। या पॉजिटिव इन्फिनिटी होनी चाहिए थी या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे दोनों आ रही हैं, तो इस सिनेरियो में भी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एक और सिनेरियो वो ये है कि अगर आप हर बार किसी और दरवाजे पे पहुंच जाते हो, ठीक है,
हर बार आप जो है वो किसी और घर के दरवाजे पे पहुंच जाते हो, तो यहाँ पे भी कोई क्लियर डेस्टिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो लिमिट्स आर अबाउट डेस्टिनेशंस, नॉट द एग्जैक्ट जर्नी। ठीक है, ये बस उसी जो है आपकी जो डेस्टिनेशन है उसी के इसका दारो मदार उस पे है। आपकी जो एग्जैक्ट जर्नी है उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो उसके रिलेटेड ये कुछ एग्जाम्पल केसेस मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, ये एक तो ये आपको मैं समझा देता हूँ, वाई लिमिट्स कैन फेल, लिमिट क्यों फेल हो सकती है। दो उसके मसले वही एक ऑसिलेशन वाला था। ठीक है, कि जो वैल्यू जो है वो जैसे आप नंबर के करीब पहुंचने वाले होते हो तो ऑसिलेशन हो गई, जैसे वो साइन वाला केस था। ठीक है, या फिर अनबाउंडेड ग्रोथ होगी, द फंक्शन शूट्स ऑफ टुवर्ड प्लस इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी। एक और मैंने जो आपको केस सिनेरियो बता दिया था कि जैसे आप जीरो के करीब पहुंचने वाले थे तो वो क्या था, एक बार 1000 रिजल्ट आ गया था, उसके बाद 1000 100 1000 और फिर 1000 और पता नहीं कितने कितने वैल्यूज बढ़ रही थी। ठीक है, तो कोई जैसे ही आप उसके करीब पहुंचते जाओ तो सेटल ना हो रही हो, ठीक है, वैल्यू और मज़ीद बढ़ रही हो, तो इस सिनेरियो में भी आप जो है वो एक फिक्स वैल्यू पे सेटल नहीं हो पा रहे हो। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से लिमिट जो है वो फेल हो सकती है। इसी दो पॉइंट के मद्देनज़र रखते हुए कुछ मैंने ये केसेस नीचे दिए हुए हैं। आपने अब इनको खुद ही रीड कर लेना है और अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करनी है। ये आपकी असाइनमेंट है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको भी ये कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने में हेल्प होगी। मैंने डिटेल्स तो ऐड कर ली हैं केसेस की, लेकिन ये आपने खुद रीड आउट करने लेना है और अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक टुडे।